अध्याय 44। शारीरिक संरचना को जागृत करना। छोटी परी डॉक्टर का आश्चर्य। सराय में लौटने के बाद छोटी परी डॉक्टर और किंगलिन ने एक कमरा साझा किया। हालांकि किंगलिन एक युवा लड़की थी जिसकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी, फिर भी वह अपनी उम्र के कारण कई चीज़ों के बारे में काफ़ी भूली थी। छोटी परी डॉक्टर को गूफी के आसपास अन्य महिलाओं के होने से जलन महसूस नहीं हुई। इसके अलावा गूफी बस एक शिष्य बन रही थी और किंगलिन की पृष्ठभूमि दयनीय थी। किंगलिन, देखो कि तुम्हें इनमें से कोई पसंद है या नहीं। नहा लो और एक पहन लो, छोटी परी डॉक्टर ने कहा। उसने कई नए कपड़े रखे थे जो उसने अभी अभी खरीदे थे, जो किंगलिन को फिट आएंगे। धन्यवाद बहन सियाओ यी जियान। किंगलिन की आंखें थोड़ी लाल हो गईं क्योंकि उसने चुपचाप अपना आभार व्यक्त किया। उनसे मिलना वास्तव में उसके लिए सौभाग्य की बात थी। ... अगले दिन वे तीनों गूफी, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन सुबह जल्दी उठे और रॉक डेजर्ट सिटी में घूमने लगे। पहले तो किंगलिन थोड़ा संकोची था क्योंकि गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर की आभा भाड़े के सैनिकों के समूह के लोगों से बिल्कुल अलग थी। खासकर गूफी, जो दिखने में बहुत ही साधारण लग रहा था, लेकिन उसका दुखी हुई विशेष रूप से तीव्र नहीं था। फिर भी किंगलिन ने उसके प्रति श्रद्धा की भावना महसूस की, यह मानते हुए कि वह अब तक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। छोटी परी डॉक्टर ने रास्ते में उससे बातचीत की, उसे आराम करने और खुद को बाहरी व्यक्ति के रूप में न देखने के लिए प्रोत्साहित किया। गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ने उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया, जिससे वह अधिक सहज महसूस करने लगी। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाना शुरू कर दिया, जो हमेशा नीचे रहता था, और उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। वह एक लापरवाह 14 वर्षीय लड़की की तरह दिखने लगी। हालांकि जब कभी कभी वह उनसे नजरें मिलाती तो किंगलिन की आंखों में आत्मसंदेह की एक झलक उभर आती और वह जल्दी से नजरें फेर लेती। वह नहीं चाहती थी कि वे उसकी ठंडी, हरी, सांप जैसी आंखें देखें। छोटी परी डॉक्टर चौकन्नी होने के कारण इस पर ध्यान देती और गूफी से चुपचाप इसका जिक्र करती। किंगलिन बहुत ही आत्मचेतन है, अतीत में उसके साथ अक्सर भेदभाव किया गया होगा, उसने कुछ दुख के साथ कहा। गूफी ने जल्दी से उसे आश्वस्त किया, मैं कोई उपाय सोचूंगी। छोटी परी डॉक्टर ने गूफी पर बिना शर्त भरोसा किया। अगर उसने कहा कि वह इसे संभाल लेगा, तो वह जानती थी कि उसे बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। कुछ दिनों के लिए किंगलिन को साथ लाने के बाद गूफी ने फैसला किया कि उसकी क्षमता को जगाने का समय आ गया है। अतीत में उसे इसलिए परेशान किया गया क्योंकि वह अपनी क्षमताओं की सही सीमा नहीं जानती थी। अगर किंगलिन अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कर सकती तो कौन उसे नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा। अगर उसे उन सांप जैसी आंखों में अपार शक्ति का एहसास होता जिसे दूसरे लोग तुच्छ समझते थे, तो शायद वह खुश भी होती, ये जानकर कि उसके पास खुद की और उन लोगों की रक्षा करने की ताकत है जिनकी वह परवाह करती है। किंगलिन के पास शक्तिशाली ZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपिल्स क्षमता थी, जो उसे सांप जैसे जीवों को नियंत्रित करने और अपने इस्तेमाल के लिए उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति देती थी। उसकी क्षमता असाधारण थी। ZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपिल्स के रूप में जानी जाने वाली ये दुर्लभ क्षमता लाखों में एक थी। अगर किंगलिन इसका सही इस्तेमाल कर पाती तो उसका भविष्य उज्ज्वल होता। शुरू में गूफी की भूमिगत मैग्मा क्षेत्र में जाने की कोई योजना नहीं थी क्योंकि वहां की विशेष लॉ पहले ही मेडुसा द्वारा ले ली गई थी, जिससे केवल ग्रीन लोट्स प्लेटफॉर्म और कोर फायर लोट सीड्स ही बचे थे, जो उसके लिए बहुत कम उपयोगी थे। वह वहां जाकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना विचार बदल दिया। उसे किंगलिन को उसकी प्रतिभा को जगाने और 2 सिर वाली लो आत्मा सर्प को नियंत्रित करने के लिए वहां लाने की जरूरत थी। उसी समय वह ग्रीन लोट्स प्लेटफॉर्म और कोर फायर लोट सीड्स को पुनः प्राप्त कर सकता था। हालांकि वे उसके लिए उपयोगी नहीं थे, लेकिन वे लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को उनकी खेती में तेजी लाने में मदद कर सकते थे। उस रात गूफी ने लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को योजना के बारे में बताया। किंगलिन उत्साहित महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 70। किंगलिन की उत्तेजना लगभग स्पष्ट थी जब उसने सुना कि वे एक यात्रा पर जा रहे थे। वह जल्दी से अपने कमरे में लौट आए, लेकिन वह और लिटिल फेरी डॉक्टर इतनी देर तक बातें करते रहे कि वह सो नहीं पाए। आखिरकार वह अभी भी एक छोटी लड़की थी और यह उसका इस तरह की सैर पर पहला मौका हो सकता है। अगली सुबह गूफी लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को बाहर ले गया। मूल कहानी के अपने ज्ञान के साथ वह मैग्मा क्षेत्र का अनुमानित स्थान जानता था। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उसकी शक्तिशाली आत्मा वहां की अनोखी ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। तो ये वह जगह है।
किंगलिन हिचकिचाती है। भावना मूल्य जोड़ 70। रेगिस्तान में पहुंचने पर किंगलिन हिचकिचाती हुई दिखी। उसने अपनी सांस के नीचे कुछ बुदबुदाया, लेकिन गूफी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना और जवाब नहीं दिया। इसके बजाय ये लिटिल फेरी डॉक्टर था जिसने उसे उत्सुकता से देखा। क्या हुआ, किंगलिन? लिटिल फेरी डॉक्टर की चिंतित निगाहों को देखकर किंगलिन ने बोलने का फैसला करने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। वह गूफी की ओर मुड़ी, ये जानते हुए कि वह उनमें से सबसे शक्तिशाली था और उसकी चिंताओं को समझेगा। भाई गूफी, आधे साल पहले मैंने इस जगह के बारे में कुछ असामान्य महसूस किया। एक बहुत मजबूत उपस्थिति यहाँ से गुजरी। वह उपस्थिति कुछ हद तक मेरे वंश से मिलता जुलता लगा। जब उसने अपने वंश का जिक्र किया तो किंगलिन की आवाज़ लड़खड़ा गई और उसने जल्दी से इस पर ध्यान नहीं दिया। और उस मौजूदगी के सामने सैंड मर्सिनरी कंपनी का नेता भी कहीं कमजोर लगेगा, किंगलिन ने कहा। लिटिल फेरी डॉक्टर उत्सुक हो गई और उसने किंगलिन को घूर कर देखा, जिससे वह थोड़ी शर्मीली हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किंगलिन दर्जनों मील दूर से एक शक्तिशाली प्राणी को महसूस कर सकती है। याद करते हुए कि कैसे गूफी ने कहा था कि किंगलिन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है और उसे एक शिष्य के रूप में लेना चाहती है, लिटिल फेरी डॉक्टर को समझ में आने लगा। किंगलिन, तुम सही हो। गूफी ने किंगलिन की बात सुनने के बाद पुष्टि की। वास्तव में एक शक्तिशाली प्राणी यहाँ से होकर आया था। फिर उसने अपनी डूकी हुई का इस्तेमाल किया और तेजी से हवा में ऊपर उठा। ऊपर मंडराते हुए उसने रेगिस्तान में एक जगह की ओर अपना हाथ बढ़ाया। एक पल के लिए हवा रुक गई और रेत एक तरफ खींच गई, तेजी से बाहर की ओर फैल गई। कुछ ही समय में रेत के नीचे एक रास्ता दिखाई दिया। किंगलिन चौंक गया। भावना मूल्य जोड़ 70। भाई गूफी, क्या तुमने यह महसूस किया? तुम अद्भुत हो, किंगलिन ने कहा। गूफी ने कितनी आसानी से एक छिपे हुए मार्ग को उजागर किया, इस पर आश्चर्यचकित थी। हालांकि वह जानती थी कि वह शक्तिशाली है, फिर भी उसकी गति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। गूफी ने शांति से मुस्कुराया और जमीन पर उतर गया। फिर उसने लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को रहस्यमय मार्ग में ले जाकर उन्हें इसके सबसे गहरे हिस्से में ले गया। इस भूमिगत क्षेत्र में अग्नि ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से घनी थी और तापमान बहुत अधिक था। उनके चारों ओर की हवा गर्मी से विकृत लग रही थी और ऊर्जा की झुलसाने वाली लहरें छोटे से स्थान को भर रही थीं। हालांकि गूफी की डूकी हुई ने उनकी रक्षा की। लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन सुरक्षित थे। किंगलिन पहली बार ऐसी डूकी हुई ढाल का अनुभव कर रही थी। काफी देर तक जिज्ञासा से इधर उधर देखती रही। वे मार्ग के अंत तक पहुंचने से पहले थोड़ी देर तक चले। मार्ग के अंत में एक भूमिगत मैग्मा झील थी। विशाल गुफा में उग्र लाल मैग्मा धीरे धीरे बह रहा था। कभी कभी मैग्मा में बड़े बुलबुले बनते थे जो एक हल्की आवाज के साथ फट जाते थे, जिससे जलता हुआ मैग्मा हवा में एक ज्वलंत लाल आतिशबाजी की तरह उछलता था। अध्याय 45। सर्प युवती युमी। गूहे ने अपनी उपस्थिति का खुलासा किया। लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन दोनों ही चकित थे। उनके सामने शानदार ज्वलंत दृश्य को देखकर मोहित हो गए, जिससे वे रुक गए। मैं तुम्हें कुछ बड़ा दिखाता हूँ। गूफी मुस्कुराया, फिर सीधे मैग्मा में गोता लगाया। कुछ ही देर में वह उभरा और मैग्मा के भीतर से 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प को बाहर निकाला। फिर उसने किंगलिन को उत्तेजित किया, जिससे उसके ZZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपिल्स शरीर के प्रभाव शुरू हो गए। हे भगवान, किंगलिन, तुम वास्तव में एक चौथे दर्जे के जादुई जानवर को वश में कर सकती हो। किंगलिन को 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प को सफलतापूर्वक वश में करते देख लिटिल फेरी डॉक्टर को उसके लिए वास्तव में खुशी महसूस हुई। इसके बाद गूफी ने उन्हें ZZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपिल्स काया के बारे में संक्षेप में बताया। ये भयानक दिखने वाला, चालाक और धोखेबाज 2 सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प किंगलिन द्वारा वश में किए जाने के बाद बिना हिले डुले चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा, जिससे किंगलिन को लगा कि वह कुछ हद तक आज्ञाकारी है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उस सरल मुस्कान में उसकी अपनी वंशावली और सांप जैसी आंखों की स्वीकृति की भावना थी, साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर और गूफी के प्रति कृतज्ञता भी थी। किंगलिन आभारी महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 70। गूफी ने उसे ध्यान से देखा। उसने देखा कि कैसे उसने अपने सारे बोझ उतार दिए हैं। उसका चेहरा एक सुकून भरी मुस्कान से भरा हुआ था, जिससे उसे भी काफी खुशी महसूस हुई। फिर किंगलिन ने 2 सिर वाली ज्वाला आत्मा सर्प को रास्ता दिखाने का आदेश दिया। गूफी आसानी से उस स्थान पर पहुंच गया जहां ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम का जन्म हुआ था। उसने बिना किसी प्रयास के ग्रीन लोड्स प्लेटफॉर्म और कोर फायर लोड सीड्स को पुनः प्राप्त किया
और उन सभी को अपने स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया। भाई गूफी, क्या आपको इस बार स्वर्गीय ज्वाला मिली? लिटिल फेरी डॉक्टर ने उम्मीद से पूछा क्योंकि उसने गूफी को वापस आते देखा। नहीं, मुझे नहीं मिली। गूफी ने अपना सिर हिलाया और एक रंगीन तराजू निकाला और कहा, यह तराजू रानी मेडुसा द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। ऐसा लगता है कि यहाँ स्वर्गीय ज्वाला पहले से ही उसके द्वारा ली गई थी। ऐसा लगता है कि हमें सांप लोगों की जनजाति का दौरा करना होगा। ओह, ये थोड़ा निराशाजनक है। लिटिल फेरी डॉक्टर को थोड़ा अफसोस हुआ, ये जानते हुए कि गूफी विशेष रूप से स्वर्गीय ज्वाला की खोज करने के लिए यहाँ आई थी। किंगलिन ने यह भी समझा कि शायद आधे साल पहले उसने जिस शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस किया था, वह वास्तव में रानी मेडुसा थी। इसके बाद वे तीनों रॉक डेजर्ट सिटी में सराय में लौट आए। ताज़ा होने के बाद गूफी ने लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन द्वारा साझा किए गए कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। एक गंभीर भाव के साथ गूफी ने किंगलिन को थोड़ा परेशान महसूस कराया। किंगलिन, चूंकि तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली शरीर है, इसलिए तुम साधना के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो। अब से मैं तुम्हें साधना करना सिखाऊंगी, गूफी ने गंभीरता से कहा। हाँ, किंगलिन ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसका दिल कृतज्ञता और खुशी से भरा हुआ था। अब उसके पास भाई गूफी और बहन लिट की रक्षा करने की ताकत होगी। परी डॉक्टर गूफी द्वारा किंगलिन को पढ़ाना समाप्त करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ने आखिरकार बात की और कुछ ऐसा साझा किया जिसके बारे में वह लंबे समय से सोच रही थी। किंगलिन, वास्तव में मेरे पास एक विशेष काया भी है, जिससे अधिकांश लोग डरते हैं और घृणा करते हैं। इसे शोकपूर्ण विष शरीर कहा जाता है। उसने विस्तार से बताया कि शोकपूर्ण विष शरीर उसके आसपास के लोगों के लिए क्या खतरा पैदा करता है और इसके भयानक छिपे हुए खतरे क्या हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर को यकीन नहीं था कि वह किंगलिन को दिलासा दे रही थी या बस उन गहरे डर को व्यक्त कर रही थी जिसे उसने इतने लंबे समय तक छिपा कर रखा था। वह डरी हुई थी कि एक दिन उसके आसपास के सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे और अंततः वह अपने ही शोकपूर्ण विष शरीर द्वारा मार दी जाएगी। लेकिन किंगलिन को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर को राहत का एहसास हुआ। किंगलिन को आखिरकार लिटिल फेरी डॉक्टर के शोकपूर्ण विष शरीर के बारे में पता चला। कोई आश्चर्य नहीं कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने हमेशा उसके साथ शारीरिक संपर्क से परहेज किया था। कभी कभी जब लिटिल फेरी डॉक्टर उसके स्पर्श को चुपके से टाल देती तो किंगलिन को दुख होता। वह सोचती कि क्या लिटिल फेरी डॉक्टर उसे नापसंद करने लगी है। दुखद विष शरीर के खतरों के बारे में जानकर किंगलिन को उसकी चिंता होने लगी। इस समय गूफी अचानक बोल पड़ी, चिंता मत करो, मेरे पास लिटिल फेरी डॉक्टर की समस्या को हल करने का एक तरीका है। हालांकि इसके लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक बार जब हम स्वर्गीय ज्वाला को पा लेंगे तो मैं उन सामग्रियों की खोज करूंगी और इसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करूंगी। सच में? गूफी की बातें सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में उदासी गायब हो गई, उसकी जगह आश्चर्य ने ले ली। उसकी चमकदार मुस्कान के पीछे छिपा डर कुछ ऐसा था जिसे गूफी ने स्पष्ट रूप से देखा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लिटिल फेरी डॉक्टर के खुद बोलने का इंतजार किया। केवल इस तरह से वह अपने आंतरिक संघर्ष को पूरी तरह से हल कर सकती थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को उम्मीद महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। गूफी के शब्दों को सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें चमक उठी। अनजाने में उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसकी बैंगनी आंखें लगभग चमक उठी। किंगलिन भी उसके लिए वास्तव में खुश थी। ... इसके बाद उन तीनों ने रॉक डेजर्ट सिटी में 2 दिन तैयारी में बिताए। बैकअप के रूप में बहुत सारी आपूर्ति खरीदी। लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन ने भी खुशी खुशी सभी स्टॉल और दुकानों की खोज की। आखिरकार गूफी ने सांप लोगों की जनजाति के कब्जे वाले रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए निकलने का फैसला किया। इस बार रॉक डेजर्ट सिटी छोड़ने के बाद गूफी ने नीलम पंख वाले शेर राजा को बुलाया। जब गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी यात्रा रोक दी तो किंगलिन हैरान दिखी। छोटी फेरी डॉक्टर कभी कभी आसमान की ओर देखती थी, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। भाई गूफी, बहन लिटिल फेरी डॉक्टर, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? छोटी फेरी डॉक्टर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए। आप जल्द ही देखेंगे। फिर दूर से एक विशाल उड़ान वाला जादुई जानवर आसमान में उनकी ओर तेजी से बढ़ा, जिससे किंगलिन स्तब्ध रह गई। वह विशालकाय प्राणी धीरे धीरे नीचे उतरने से पहले कुछ बार उनके ऊपर चक्कर लगाता रहा, अंततः जमीन पर मजबूती से उतरा। किंगलिन चौंक गया। भावना मूल्य जोड़ 70। किंगलिन, ये भाई गूफी का उड़ने वाला जादुई जानवर है।
क्या ये प्रभावशाली नहीं है? लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए समझाया। किंगलिन चौंक गया। भावना मूल्य जोड़ 70 छोटी लड़की को अचंभित देखकर गूफी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उन्हें एमेथिस्ट विंग लायन किंग की पीठ पर चढ़ने में मदद की और किंगलिन आखिरकार अपनी अचंभित स्थिति से बाहर आए, उत्साह से चारों ओर देखने लगी। जैसे ही एमेथिस्ट विंग लायन किंग आसमान में चढ़ा, किंगलिन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरह शेर पर अपनी पहली सवारी पर पूरे रास्ते रोमांचित थी। नक्शे का अनुसरण करते हुए गूफी और उसका समूह पूरे दिन उड़ता रहा और अंततः सर्प जनजाति के क्षेत्र में पहुंच गया। चूंकि उनके साथ 2 महिलाएं थीं और उन्होंने लंबी दूरी तय की थी, गूफी ने रुकने के लिए एक नखलिस्तान ढूंढा जहां वे झील में स्नान कर सकते थे। ये स्थान हमारे मेई सर्प जनजाति का क्षेत्र है, कृपया तुरंत चले जाएं। मेई सर्प जनजाति के लोगों ने जैसे ही क्षेत्र में प्रवेश किया, नीलम पंख वाले शेर राजा की विशाल आकृति ने स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया। हालांकि छठे दर्जे के जादुई जानवर का सामना करते हुए जनजाति का शुरुआती लहजा विशेष रूप से कठोर नहीं था, बल्कि विनम्र था। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो भाग जाएं। शेर राजा ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। अपने पंखों की फड़फड़ाहट के साथ मेई सर्प जनजाति के कई सदस्य उड़ गए। शेर राजा की जबरदस्त ताकत के कारण किसी भी सर्प लोगों ने फिर से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। इस बीच रेगिस्तान के दूसरे हिस्से में लगभग 100 मील दूर एक और लड़ाई हो रही थी। एक तरफ मेई स्नेक जनजाति की नेता यू मेई थी, दूसरी तरफ गूहे और उसका समूह था जो स्वर्गीय ज्वाला की तलाश में रेगिस्तान में आया था। अध्याय 46। यू मेई की आशंका। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रेगिस्तान में प्रवेश करने के तुरंत बाद एक डू किंग स्तर के विशेषज्ञ से मुलाकात होगी। आप सांप लोगों की जनजाति के नेताओं में से एक होंगे, है ना? गूहे ने मुस्कुराते हुए अपनी पीठ पर दुखी हुई के पंखों को हल्के से फड़फड़ाया, एक कदम आगे बढ़ाया। उसने दूर से एक आकर्षक सांप महिला को मुस्कुराते हुए देखा। सांप महिला आकर्षक थी, एक कामुक आकृति के साथ जो आसानी से ध्यान आकर्षित करती थी। उसकी सुंदरता हीरे के आकार की आंखें मोहक आकर्षण के साथ चमक उठी। तुम कौन हो? तुम आधी रात को हमारे कबीले की गहराई में क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह क्षेत्र मनुष्यों के लिए वर्जित है? यू मेई की आकर्षक मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह एक ठंडी, सख्त अभिव्यक्ति ने ले ली। स्पष्ट रूप से वह इस अचानक और भयानक समूह के सामने छोटी मोटी बातें करने का इरादा नहीं रखती थी। हम रानी को देखना चाहते हैं, गूहे ने सीधे कहा। महारानी को देखना चाहते हैं? यू मेई की खूबसूरत आंखें एक खतरनाक चाप में सिकुड़ गईं और उसने व्यंग्य करते हुए कहा, हमारा सांप कबीला सालों से मनुष्यों के साथ विवाद में रहा है। चर्चा करने के लिए क्या है? अगर तुम समझदार हो तो तुम तुरंत चले जाओ, अन्यथा जब हमारे सांप कबीले के 8 नेता इकट्ठा होंगे तो जयामा साम्राज्य में मजबूत लड़ाकों की संख्या काफी कम हो जाएगी, यू मेई ने धमकी दी। लगता है कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, गूहे ने कहा, स्पष्ट रूप से उसकी धमकी से भयभीत नहीं था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में 2 डू राजा यू मेई को घेरने लगे। विपरीत स्थिति को समझते हुए यू मेई ने पीछे हटने का फैसला किया। नखलिस्तान में वापस मेई स्नेक जनजाति के सांप लोग शेर राजा की उपस्थिति से भयभीत होकर नखलिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसके बजाय संदेश भेज रहे थे। एक छठी रैंक का जादुई जानवर, यहाँ तक कि उनका सबसे मजबूत नेता यू मेई भी इसे रोकने में असमर्थ होगा। इसके अलावा यू मेई पहले ही जा चुकी थी। शेष सांप लोग केवल शेर राजा और गूफी के समूह पर सतर्क नजर रख सकते थे, उनकी आंखें सावधानी से भरी हुई थीं। ये सांप लोग, जो आमतौर पर इंसानों को देखते ही मार देते थे, अब हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन के नहाने और साफ कपड़े पहनने के बाद गूफी ने आगे बढ़ने का फैसला किया। लिटिल फेरी डॉक्टर कोमल दिख रही थी, जबकि किंगलिन अपनी ठंडी हरी आंखों के साथ नाजुक और आकर्षक दिख रही थी। रेगिस्तान की कम रूढ़िवादी पोशाक पहने दोनों महिलाएं अपनी सुंदरता में अद्भुत थीं। रेगिस्तान में बहुत गर्मी थी। हालांकि डूक्यू द्वारा संरक्षित लिटिल फेरी डॉक्टर को ये परेशानी भरा लगा और उसने किंगलिन के उदाहरण का अनुसरण करते हुए अपने लंबे बैंगनी बालों को बांधा और उसे अपने कंधे पर लटका दिया। उसके सुंदर रूप को देखकर गूफी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। लिटिल फेरी डॉक्टर, जिसने एक खुली पोशाक पहनी हुई थी जिसमें उसकी गोरी भुजाएं दिख रही थीं, शर्म से लाल हो गई। गूफी की निगाहों को देखते हुए उसके कान लाल हो गए और उसने जल्दी से नजरें फेर लीं। लिटिल फेरी डॉक्टर को शर्म आ रही है। भावना मूल्य जोड़ 100।
उन तीनों ने एमेथिस्ट विंग लायन किंग पर सवार होकर रेगिस्तान में और आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे रात ढलती गई, दूर क्षितिज पर एक जनजाति का विशाल किला धीरे धीरे दिखाई देने लगा। किला रोशनी से जगमगा रहा था, हालांकि टिमटिमाती रोशनी बेचैनी का एहसास करा रही थी। दर्जनों मीटर ऊंची ऊंची दीवारें तीर के बुर्जों से भरी हुई थीं। चांद की रोशनी में हल्के बैंगनी रंग से रंगे तीरों की नोकें ठंडी चमक रही थीं, जो हर कोने पर सटीक और सर्द तरीके से निशाना साध रही थी। इन तीरों से मारा गया कोई भी व्यक्ति छेदों से छलनी हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि किले की कड़ी सुरक्षा के बीच से एक विशाल रास्ता जबरदस्ती बनाया गया था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि इस रास्ते के पास के सभी तीर के बुर्जों को किसी अज्ञात शक्तिशाली बल ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। गूफी ने दूर से गढ़ को टूटते हुए देखा। वह सोच में पड़ गया, क्या ऐसा हो सकता है कि गूहे और उसका समूह हमसे आगे निकल आए और मेइसनेक जनजाति के किले में जबरन सेंध लगाए। गूफी ने किले को आगे देखते हुए खुद से ही सोचा। हालांकि उसे याद आया कि मूल कहानी में गूहे और उसका समूह अभी तक इस बिंदु पर नहीं निकला था। लेकिन विनाश के संकेतों से ये केवल गूहे का समूह ही हो सकता है। किसी और के पास इतनी ताकत नहीं थी, और ऐसी शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति अचानक रेगिस्तान में जाकर मेइसनेक जनजाति का ठीक ठीक पता नहीं लगा सकता था। तो ये गूहे ही होना चाहिए था, जिसने किसी खास कारण से तय समय से पहले काम किया था। लेकिन गूफी ने जल्द ही अपने अतिविचार को दूर कर दिया। शायद इस दुनिया में उसके आने से कुछ तितली प्रभाव पैदा हुए थे। कुछ घटनाओं का अपने मूल मार्ग से भटक जाना सामान्य बात है, और उसे इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। गूफी ने किले की ओर देखा और फैसला किया कि उसे इतना सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार ये सांप लोगों का क्षेत्र था। शेर राजा, सीधे आगे बढ़ो, रुको मत, गूफी ने आदेश दिया। नीलम पंखों वाला शेर राजा एक पल के लिए रुका, फिर पूरी गति से आगे बढ़ता रहा, सीधे में ही सांप जनजाति की ओर बढ़ रहा था। सांप लोगों की जनजाति के भीतर पहरेदारों ने शुरू में कुछ भी गलत नहीं देखा। जब तक उन्होंने दूर से विशाल जानवर को आते नहीं देखा, तब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसे रोको, किसी ने गुस्से से चिल्लाया। तुरंत ही दीवारों से ठंडे तीर और कई जहरीले भाले निकल आए। शेर राजा ने घृणा से नाक सिकुड़ी। क्या इन सांप लोगों ने इसे कम आंका? क्या उन्हें लगा कि वे कुछ छोटे जहरीले हमलों से इसे रोक सकते हैं? अपने पंखों के फड़फड़ाहट के साथ शेर राजा ने एक शक्तिशाली तूफान बुलाया। हवा ने जहरीले भालों को उड़ा दिया, जो हानिरहित रूप से जमीन पर गिर गए। शेर राजा बिना किसी परेशानी के हमलों को अनदेखा करते हुए उड़ता रहा। गूफी नहीं खून का प्यासा होने के कारण जनजाति के क्षेत्र में जबरदस्ती घुसने के बावजूद उसने किसी की हत्या नहीं की। उसने शेर राजा को बिना किसी नुकसान के किले के ऊपर से उड़ा दिया। मेइसनेक जनजाति के ऊपर से उड़ान भरने के बाद गूफी ने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उससे सांपों के कई समूहों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई वास्तविक खतरा नहीं पैदा किया। नीलम पंखों वाला शेर राजा आसमान में बहुत ऊपर उड़ गया, जो ज्यादातर जमीनी हमलों की पहुंच से बाहर था। ... एक दिन बाद मेदुसा के पवित्र शहर में एक विशाल और आलीशान हॉल के अंदर यू मेई थकी हुई एक कुर्सी पर झुकी हुई थी। उसकी आलसी निगाह कभी कभी ऊंचे मंच पर खाली बैंगनी क्रिस्टल सिंहासन पर घूम जाती थी। वह झल्लाहट में अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। अपने चिकने माथे को एक पतले हाथ से रगड़ते हुए महिला के नाजुक चेहरे पर अचानक एक खुशी का भाव दिखाई दिया, क्योंकि उसने हॉल में बिजली की तरह चमकती हुई काली छाया को देखा। तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। जब उसने देखा कि काली आकृति हॉल में प्रवेश कर रही है, तो महिला राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई। यू मेई, क्या हुआ? तुमने 3 आपातकालीन आदेश क्यों जारी किए? क्या ये इंसान वाकई इतने ताकतवर हैं? हॉल में प्रवेश करने वाली आकृति स्पष्ट रूप से एक नर सांप व्यक्ति थी, जो एक हल्की सी भयंकर आभा बिखेर रही थी। जनजाति में बराबर की हैसियत वाले नर सांप व्यक्ति की ओर देखते हुए यू मेई ने धीरे से आह भरी और आलस से जवाब दिया, बहुत ताकतवर। मैं कल रात उनसे टकरा गई और भागना पड़ा। और यह सिर्फ इस समूह की बात नहीं है। ओह, क्या तुम्हें उनकी असली ताकत पता है? ये सुनकर नर सांप व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गईं और वह हॉल में चला गया और चौड़ी मेज के सामने बैठ गया। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जिसे छिपाना मुश्किल था। 1 डू सम्राट, 3 डू राजा और 4 डू आत्माएं, यू मेई ने अपने लाल होंठों को दबाते हुए जवाब दिया। जैसे ही वह फिर से बोली, उसका आसन सीधा हो गया और उसके चेहरे पर आलसी भाव गंभीर हो गया।
सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरा समूह है। अध्याय 47, रानी का विकास, एक आकर्षक दृश्य। यू मेई की अभिव्यक्ति पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। आदिवासियों ने बताया कि उस समूह में एक छठी रैंक का उड़ने वाला जादुई जानवर था। एक छठी रैंक का जादुई जानवर। इन लोगों ने अचानक इतने शक्तिशाली प्राणियों को क्यों इकट्ठा कर लिया है? मोबासी, पुरुष सर्प पुरुष, ने गहरी भौहें सिकुड़ी। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से अधिक गंभीर थी। क्या आप छठी रैंक के जादुई जानवर के साथ आने वाले अन्य लोगों की ताकत जानते हैं? मोबासी ने पूछा। उसकी आंखें गहरी और चिंतित थीं। दो बहुत कमजोर युवा लड़कियां और एक लड़का है। मेरे आदिवासी उसकी ताकत को नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उसके पास बिल्कुल भी डूबी हुई नहीं है। यू मेई ने अपने आदिवासियों से मिली जानकारी को याद किया। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। वह इस रहस्यमय लड़के से बेहद सावधान थी जो छठी रैंक के जादुई जानवर को वश में कर सकता था। मोबासी ने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुमने महारानी को सूचित किया है? उन्होंने क्या कहा? मैंने उन्हें सूचित किया था, लेकिन महारानी बहुत शांत लग रही थी। उन्होंने मुझे केवल सूचना भेजने और आप सभी को बुलाने के लिए कहा था। यू मेई ने असहाय होकर सिर हिलाया। मोबासी के अविश्वास को देखकर यू मेई अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी कि अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वे यहाँ हैं। जब यू मेई ने शहर के बाहर कई लोगों की अचानक उपस्थिति को महसूस किया, तो मोबासी ने भी कुछ महसूस किया। यू मेई के साथ नजरें मिलाते ही उसके चेहरे का भाव गहरा हो गया और वे दोनों तुरंत हॉल से बाहर निकल गए और तेजी से आसमान में चढ़ गए। कुछ ही क्षणों बाद वे शहर की दीवार के ऊपर पहुंच गए, जो पहले से ही आपातकालीन लॉकडाउन की स्थिति में थी। उस समय शहर की दीवार के बाहर एक विशाल जादुई जानवर हवा में मंडरा रहा था, जिसके सामने कुछ ही दूरी पर कई आकृतियां तैर रही थीं। नए लोग गूहे और उनका समूह थे। साथ में यू, एकमात्र डू सम्राट विशेषज्ञ जिसे उन्होंने आमंत्रित किया था, काले रंग की पोशाक पहने हुए थे। मानव, तुम बिना अनुमति के हमारे क्षेत्र में क्यों घुस आए? मोबासी ने गुस्से से चिल्लाया। हे, तुम मोबासी होगे, मुस्नेक जनजाति के नेता। गूहे धीरे से मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। तुम कौन हो? मोबासी ने व्यंग्य किया। हे, मैं गूहे हूँ, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। गूहे, जेयामा साम्राज्य के पिल किंग। ये नाम वाकई बहुत प्रसिद्ध है। गूहे नाम सुनकर यू मेई और मोबासी दोनों थोड़े हैरान हुए। हालांकि सर्प जाति के लोग शायद ही कभी मानव विशेषज्ञों को स्वीकार करते थे, लेकिन उन्हें गूहे जैसे मास्टर किमियागर को उचित सम्मान देना पड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि उनके स्तर का कोई व्यक्ति कितना प्रभाव डाल सकता है। हे, प्रिय नेताओं, हम रानी मेडुसा के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपके कुलीन जनजाति में आए हैं। क्या हम आपको महारानी से हमसे मिलने के लिए कहने का कष्ट दे सकते हैं? गूहे ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा। महारानी से मिलना? क्षमा करें, हम ऐसा अनुरोध नहीं कर सकते। मोबासी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया, सीधे मना कर दिया। गूहे, आपको अपने लोगों को लेकर जल्दी से चले जाना चाहिए। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई, आकाश में एक विकृत स्थान से अचानक एक आकृति प्रकट हुई। शानदार बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक सुंदर महिला का अचानक प्रकट होना लेरोब ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। उसका सुडौल शरीर, भरा हुआ और आकर्षक, एक सूक्ष्म आकर्षण बिखेर रहा था, जैसे कि एक पका हुआ आलू। उसके लंबे, काले बाल उसके सुगंधित कंधों पर लापरवाही से बह रहे थे, जो उसकी पतली कमर तक गिर रहे थे। रोब के नीचे एक बैंगनी सांप की पूंछ झांक रही थी, जो एक जंगली, मोहक आकर्षण के साथ धीरे धीरे लहरा रही थी, जो किसी के शरीर को बेवजह गर्म कर देती थी। रानी मेडुसा। इस आकर्षक महिला के आगमन के साथ गूहे और उसके समूह को आखिरकार थोड़ा तनाव महसूस हुआ। यहाँ तक कि यून, जो खुद एक डू सम्राट थी, कुख्यात रानी मेडुसा का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ... इस बीच दूसरी तरफ एक तेज उड़ान के बाद नीलम पंख वाले शेर राजा धीरे धीरे मेडुसा के पवित्र शहर के पास पहुंचे। छोटी परी डॉक्टर, किंगलिन, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। गूफी ने दोनों लड़कियों को निर्देश दिया क्योंकि उसने शेर को रोक दिया, कुछ महसूस किया। वह प्रस्थान करने से पहले उन्हें याद दिलाने के लिए पीछे मुड़ा। लिटिल फेरी डॉक्टर चिंतित महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। किंगलिन चिंतित महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 70। वे दोनों जानते थे कि गूफी कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसके पवित्र शहर में प्रवेश करने का विचार
सांप लोगों का, जो मनुष्यों को तुच्छ समझते थे, अकेले ही उन्हें बेचैनी से भर देता था। गूफी के पास अलविदा कहने और तेजी से भागने से पहले उन्हें थोड़ा आश्वस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह ठीक समय पर पहुंचा, क्योंकि गूहे और उसका समूह वर्तमान में पवित्र शहर के बाहर रानी मेडुसा के साथ एक मौन गतिरोध में था। गूहे और अन्य लोगों को ये पहचानते हुए देखकर कि बाहर की आकृति केवल रानी मेडुसा का भ्रम थी, और फिर बलपूर्वक पवित्र शहर में प्रवेश करते हुए गूफी ने जल्दी से उसकी दिशा निर्धारित की और चुपके से सांप लोगों के पवित्र शहर में घुसपैठ की। रानी मेडुसा ने उन्हें भ्रमित करने के लिए कई अलग अलग स्थानों पर स्वर्गीय ज्वाला की आभा को फैलाया था, लेकिन गूफी स्वर्गीय ज्वाला की आभा से काफी परिचित थी। पूरे पवित्र शहर में अपनी धारणा को फैलाते हुए गूफी की अपार मानसिक शक्ति ने उसे गूहे और उसके समूह की तरह लक्ष्यहीन रूप से भटकने के बिना जल्दी से सच्चे स्रोत का पता लगाने की अनुमति दी। जल्द ही गूफी शहर के पूर्वी हिस्से में पहुंच गया। एक विशाल मंदिर धीरे धीरे नजर आने लगा। अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाते हुए वह मंदिर के पहरेदारों को अनदेखा करते हुए चुपचाप मंदिर की गहराई में चला गया। उस पल गूफी की आंखों के सामने एक छोटी साफ झील दिखाई दी। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप था। द्वीप लहरदार पानी से घिरा हुआ था, जिस तक जाने के लिए कोई पुल नहीं था। झील शांत और शांतिपूर्ण लग रही थी, जैसे कि कोई आसानी से बीच में स्थित द्वीप तक पहुंच सकता है। हालांकि झील में उड़ान रोधी उपाय लगे हुए थे और पानी भी जहरीला था। हालांकि गूफी इन बाधाओं को तोड़ सकता था, लेकिन उसने किसी को भी सतर्क करने से बचने के लिए उन्हें सहन करना चुना। अगर कोई और होता तो वे झील के जहर के सामने असहाय हो सकते थे। हालांकि गूफी ने अपने शरीर को स्वर्गीय ज्वाला में लपेटना चुना और तैरकर पार चला गया। सी हॉट फ्लेम, जिसे उसने पहले हासिल किया था, इस स्थिति में अमूल्य साबित हुई। लॉ ने एक हल्की नीली रोशनी उत्सर्जित की, जो उसके शरीर को ढांक रही थी, जिससे गूफी ऐसा लग रहा था जैसे वह जल रहा हो, फिर भी पानी से बुझा नहीं है। द्वीप पर पहुंचने पर गूफी बिना रुके आगे बढ़ता रहा। स्वर्गीय ज्वाला की आभा का अनुसरण करते हुए उसने एक बांस का बाग देखा। वह जितना करीब गया, आभा उतनी ही मजबूत होती गई। द्वीप के केंद्र में आसपास के क्षेत्र के विपरीत एक खुला गोलाकार समाशोधन था। बांस और फूलों को सावधानीपूर्वक साफ किया गया था, जिससे केवल चिकने छोटे पत्थर चारों ओर बिखरे हुए थे। इन पत्थरों ने एक छोटा डूबा हुआ तालाब बनाया। तालाब क्रिस्टल साफ पानी से भरा हुआ था, जिसकी सतह पर सफेद धुंध घूम रही थी। तालाब के केंद्र में एक अजीब क्रिस्टल से उकेरे गए कमल के सिंहासन पर एक नीली लो धीरे धीरे झिलमिला रही थी। एक कोने में छिपकर गूफी ने अपनी सारी आभा को दबा दिया और वातावरण में घुल मिल गया। वह जानता था कि उसका लक्ष्य वही है, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। जल्द ही एक आकर्षक आकृति दिखाई दी। यह रानी मेडुसा थी, जो खुद को विकसित करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करने की तैयारी कर रही थी। अध्याय 48। रानी को पालतू जानवर के रूप में रखना इतना बुरा नहीं लगता। जब असाधारण रूप से सुंदर चेहरा उसके सामने आया तो गूफी एक पल के लिए स्थिर हो गया। इस समय रानी मेडुसा एक असाधारण और शानदार बैंगनी वस्त्र में लिपटी हुई थी, जो उसके उत्तम शरीर को गले लगा रहा था। उसका कामुक आकर्षक शरीर एक आकर्षक आकर्षण बिखेर रहा था। उसकी लंबी पतली पीली बैंगनी आंखें, जो एक प्राकृतिक आकर्षण के साथ चमकती थीं, हर आदमी की निगाहें अपनी ओर खींचती थीं। बैंगनी वस्त्र के नीचे उसकी बैंगनी सांप की पूंछ का एक भाग आलस से हिल रहा था, जो एक जंगली और विदेशी आकर्षण को जारी कर रहा था। इस समय रानी मेडुसा की खूबसूरत आंखें छोटे से तालाब में जलती हुई सियान लौ पर टिकी हुई थीं। काफी देर तक सियान लौ को घूरने के बाद रानी मेडुसा ने अचानक एक हल्की आह भरी आसमान की ओर देखा और फिर धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी ज्वलंत आकृति अपनी पूरी ऊंचाई पर उठ गई। समय आ गया है, उसने धीरे से बड़बड़ाया। बैंगनी वस्त्र के नीचे दो बर्फ सफेद भुजाएं उभरी हुई थीं, जबकि उसके नाजुक हाथों ने उसके सामने कई जटिल मुहरें बनाई थीं। जैसे ही रानी मेडुसा के हाथों में मुहरें बदली, क्रिस्टल कमल का आसन अचानक बदल गया। हिंसक रूप से कांप उठा। नीले रंग की लौ अपनी बाधाओं से मुक्त होकर पलक झपकते ही एक भयंकर ज्वाला में बदल गई। रानी मेडुसा ने अपने लाल होंठों को हल्के से काटा। उसके जैद जैसे हाथ धीरे धीरे उसके लबादे के बटन खोल रहे थे। अचानक एक संपूर्ण जैद शरीर, मानो स्वर्ग द्वारा गढ़ा गया हो, बांस के जंगल में नग्न अवस्था में दिखाई दिया। गूफी की सांस थोड़ी तेज हो गई और उसने महसूस किया कि उसका खून बह रहा है। उसके सामने का दृश्य बहुत ही लुभावना था। भले ही उसका ऐसा कोई इरादा न हो,
लेकिन वह एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया से खुद को रोक नहीं सका। रानी मेडुसा के शरीर से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जो लगातार फैलती और सिकुड़ती रही, साथ में एक गर्जनापूर्ण ध्वनि भी थी। गूफी इस तीव्र प्रकाश से प्रभावित नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आसपास हो रही हर चीज को महसूस करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। उसने स्पष्ट रूप से एक विशाल बैंगनी सांप देखा, जो छोटे से द्वीप के ऊपर हवा में 10 मीटर से अधिक लंबा था। बैंगनी सांप का शरीर लंबा और शक्तिशाली था, जो एक निश्चित लालित्य को दर्शाता था। इसके हल्के बैंगनी रंग की पुतलियों में गूफी द्वारा सामना किए गए अन्य सांप लोगों की क्रूरता का अभाव था, इसके बजाय शांति और स्थिरता प्रदर्शित की गई थी। इस दौरान गूफी ने रानी मेडुसा को चुपचाप देखा, उसे बाधित नहीं किया। चूंकि रानी मेडुसा ने ये रास्ता चुना था, इसलिए या तो उसके विनाश की ओर ले जाएगा या 7 रंगीन स्वर्ग निगलने वाले अजगर में उसका विकास होगा। किसी भी मामले में गूफी जानता था कि वह ग्रीन लॉर्ड स्कोरफ्लेम का दावा करने में सक्षम होगा। ... जब रानी मेडुसा अपने विकास से गुजर रही थी, तो सांप लोगों के पवित्र शहर के भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा था। गूहे और युन के समूह ने मेडुसा के पवित्र शहर में अपना रास्ता बनाया था, विभिन्न लपटों के निशान खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गूहे लपटों की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील था, लेकिन गूफी की तरह उन्हें आसानी से पहचान नहीं सकता था। वे केवल सांप लोगों से भरे शहर के माध्यम से एक खूनी रास्ता बनाते हुए आंख बंद करके खोज कर सकते थे। सांप लोग अंतहीन लग रहे थे। जैसे ही वे एक समूह को मारते, दूसरा कोने या छाया से निकल आता। गूहे ने तीव्रता से महसूस किया कि ये सांप लोग शायद समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे शायद सांप लोगों के मजबूत लड़ाकों से सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गूहे को एहसास हुआ कि यह बुरा था और चिल्लाया, अगर हम जल्दी ही अलग अलग लपटों को नहीं पा सकते हैं, तो हमें तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन युन ने पश्चिम की ओर देखा और कहा, बहुत देर हो चुकी है। आभा से लगता है कि 8 महान जनजातियों का एक और नेता शायद आ रहा है। उसकी बातें सुनकर गूहे और दूसरों के हाव भाव थोड़े बदल गए। पश्चिमी आकाश में एक लाल आकृति तेजी से शहर की ओर उड़ रही थी। लगभग 1 मिनट के भीतर लाल युद्ध ऊर्जा में लिपटा एक नरसांप व्यक्ति शहर के ऊपर दिखाई दिया। उसकी नज़र हवा में घूम गई और आखिरकार गूहे और उसके समूह पर खतरनाक तरीके से टिक गई। लानत है इंसानों पर, हमारे पवित्र शहर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह आदमी यान स्नैक जनजाति का नेता है, यानसी। हालांकि उसका स्वभाव उग्र है, लेकिन उसकी ताकत 8 महान जनजाति के नेताओं में सबसे ऊपर है। वह एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। गूहे के समूह में से एक ने अचानक प्रकट हुए सांप व्यक्ति को घूरते हुए आह भरते हुए कहा। ये सुनकर गूहे ने भौहें सिकुड़ी। उसकी निगाह दुश्मन को स्कैन करते हुए उसने कहा, तो अब 3 राजा हो गए। अच्छी तरह से तैयार होने के बावजूद गूहे को इतने सारे मजबूत सांप लोगों का सामना करने का दबाव महसूस हुआ। ... इस बीच बैंगनी विशाल सांप ने ऊर्जा अवरोध स्थापित करना पूरा कर लिया, कुछ बार आकाश का चक्कर लगाया और एक स्पष्ट धीमी चीख निकाली। फिर विशाल सांप बिना किसी हिचकिचाहट के सियान लौ में डूब गया। अलग अलग लौ के भीतर से पीड़ा की चीखें गूंज उठी। लगभग आधे घंटे के बाद आखिरकार लपटें कम होने लगी। इस बिंदु पर बैंगनी सांप के एक बार के सुंदर तराजू अब काले हो गए थे। सांप, जो 10 मीटर से ज्यादा लंबा था, अब सिर्फ 2 या 3 मीटर रह गया था। ये कल्पना से परे था कि कितनी हड्डियां और कितना खून जल गया था। गूफी ने ध्यान से देखा, विस्मय की भावना महसूस की। रानी मेडुसा की इच्छा शक्ति असाधारण थी। इतनी पीड़ा का सामना करने के बावजूद उसने इसे सहन किया। अगर वह होता, तो उसे संदेह होता कि वह इस तरह के दर्द को सहन कर सकता है। विशाल सांप के जले हुए कठोर शरीर ने अपनी काली हो चुकी त्वचा को उतारना शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ छूटने वाला हो। अचानक एक सात रंग की छाया बाहर निकली। गूफी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उसके सामने एक छोटा सा सांप था, जो केवल 2 सेंटीमीटर लंबा था। इसका शरीर छोटे 7 रंग के शिल्कों से ढका हुआ था और इसकी हल्की बैंगनी आंखों में एक अजीब मनमोहक आकर्षण था। इसके शरीर से एक ताज़ा विदेशी खुशबू निकल रही थी। हालांकि यह सिर्फ एक सांप था, लेकिन ये शान और कुलीनता का एहसास करा रहा था। हालांकि छोटा सांप विशेष रूप से भयंकर नहीं दिख रहा था, लेकिन ये लगभग अत्यधिक सुंदर था। छोटे से 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर में कई तीखे आक्रामक लक्षण नहीं थे, लेकिन गूफी जानता था कि इस छोटे से शरीर के भीतर एक भयानक शक्ति थी जिसे एक सम्राट भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा।
गूफी ने इसे दिलचस्पी से देखा, फिर अपनी निगाह सियान लॉ पर घुमाई। उसने ग्रीन लोड्स प्लेटफॉर्म निकाला और उसे आगे फेंक दिया। धीरे धीरे ग्रीन लोड्स कोरलॉ को इकट्ठा किया कमल में वापस। अचानक पहले खाली कमल का केंद्र भयानक सियान ज्वाला से भर गया। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को अपने स्टोरेज रिंग में सुरक्षित करने के बाद गूफी ने अपना ध्यान वापस 7 रंग के अजगर पर लगाया। छोटा सांप भी उसे घूर रहा था, उत्सुकता से उसकी पैंट की टांग पर रेंग रहा था। प्यारे जीव को देखकर गूफी ने हाथ बढ़ाया और उसे अपनी आस्तीन में छिपा लिया। लेकिन 7 रंग का अजगर जल्दी से उभरा, उसकी बाह के चारों ओर लिपटा और प्यार से उसकी कलाई को रगड़ने लगा। उसने एक हल्की फुफकारने वाली आवाज निकाली और जब गूफी ने उसकी तरफ नहीं देखा तो उसने उसे फिर से धक्का दिया। चूंकि गूफी वह पहला प्राणी था जिसे 7 रंग के अजगर ने देखा था, इसलिए उसने इस अजीब 4 रंग वाले जीव को अपना रिश्तेदार माना। सांप की बैंगनी आंखें गूफी की नजर से मिली। 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर उत्सुक महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 50। अध्याय 49। उसने मुझे फिर से बचाया, मैं उसका बदला कैसे चुकाऊं? गूफी उस छोटे जीव के सिर को थपथपाने ही वाला था कि सिस्टम प्रॉम्प्ट को फिर से सुनने के बाद वह थोड़ा रुक गया। रानी मेदुसा को आश्चर्य और क्रोध का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। सिस्टम के प्रॉम्प्ट को सुनकर गूफी को विशेष रूप से आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि 7 रंग के स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर के अंदर एक और आत्मा थी, रानी मेदुसा की आत्मा। इस समय रानी मेदुसा और 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर दोनों एक ही शरीर साझा कर रहे थे। हालांकि रानी मेदुसा की आत्मा ने अभी तक नियंत्रण नहीं लिया था, लेकिन गूफी ने इस विवरण पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने अजगर के अंदर रानी मेदुसा की आत्मा के साथ एक साधारण अनाड़ी छोटे 7 रंग के सांप की तरह व्यवहार किया। जब वह खुश होता तो वह उसका सिर रगड़ता, जब वह शरारती ढंग से काम करता और उसकी कलाई काटता तो वह सजा के तौर पर उसके सिर पर हल्के से थपथपाता। रानी मेदुसा को गुस्सा आता है। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी ने रानी मेदुसा के गुस्से पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी साधना के कारण गूफी को 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के अचानक रानी मेदुसा में बदल जाने का डर नहीं था। भले ही हालात बदल जाएं, लेकिन रानी को बदला लेने से रोकने के लिए उसके पास अनगिनत तरीके थे। अटकलें लगाना बेकार था, लक्ष्य सामने ही था। अगले ही पल जैसे ही गूफी ने मंदिर के अंदर ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को लिया, स्वर्गीय ज्वाला की आभा अचानक गायब हो गई। रानी मेदुसा को हत्या के इरादे का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। मंदिर के बाहर बैंगनी प्रकाश का पर्दा टूट गया और पहले से अभेद्य मंदिर के अंदर दरारें दिखाई देने लगी। गूहे और उनका समूह मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। एक बार जब रानी मेदुसा द्वारा छोड़ा गया अवरोध पूरी तरह से टूट गया तो उन्होंने मंदिर में अपना रास्ता बनाया। हालांकि गूहे और उनके समूह सांप लोगों द्वारा धीमे किए गए आसपास के दुश्मनों से लड़ने के लिए संघर्ष करते रहे। वह एक गोली पकड़े हुए था, उसे अपने बगल में किसी को फेंकने के लिए तैयार था जब वह अचानक जम गया। स्वर्गीय ज्वाला की आभा अचानक गायब हो गई और कोई भी अब इसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता था। अंदर ऊर्जा में उतार चढ़ाव बेहद शांत है। स्वर्गीय ज्वाला के लिए क्या इसे रानी मेदुसा द्वारा नष्ट किया जा सकता था? गूहे ने मंदिर को ध्यान से देखा क्योंकि नीला धुआं धीरे धीरे फैल रहा था। वह सिकोड़ते हुए स्वर्गीय ज्वाला की आभा क्या ये भी गायब हो गई है? लानत है, स्वर्गीय ज्वाला कहाँ है? एक कीमियागर के रूप में गूहे स्वर्गीय ज्वाला की ऊर्जा के बारे में और भी अधिक जागरूक था। रानी मेदुसा की आभा अचानक गायब हो गई है। गूहे की आत्मा की धारणा ने जल्दी से पूरे द्वीप को कवर किया, हर कोने की जांच की, लेकिन वह अभी भी स्वर्गीय ज्वाला का कोई निशान नहीं पा सका। तुरंत गूहे के आमतौर पर शांत चेहरे पर क्रोध की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति दिखाई दी। इस बीच सांप लोग जनजाति के पवित्र शहर में मौत का सन्नाटा छा गया क्योंकि उनकी सबसे शक्तिशाली रानी की आभा गायब हो गई। क्या ये हो सकता है कि रानी मेदुसा अपने विकास में विफल रही? अंत में एक सांप व्यक्ति अब और नहीं रोक सका और दहाड़ता हुआ बोला, महारानी, रानी। कुछ ही क्षणों बाद घृणा से भरी अनगिनत आंखें गूहे और उसके समूह की ओर मुड़ गईं। ये देखते हुए कि चीजें बदतर होती जा रही थी, गूहे के समूह ने छोड़ने की कोशिश की लेकिन उन्हें रोक दिया गया। आप अपनी मर्जी से आएं और जाएं। क्या आपको लगता है कि हमारा सांप लोग जनजाति एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं? उग्र स्वभाव वाले यानसी, जिसके चारों ओर आग की लपटों की तरह लाल दुखी हुई युद्ध ऊर्जा जल रही थी, ऊपर से गूहे और उसके समूह को गुस्से से घूर रहा था।
गूहे की हल्की नीली लपटें बाहर निकली, लेकिन हालांकि वे भयानक लग रही थी, यानसी ने कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसका चेहरा तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हल्की मुट्ठी बनाई और उसके शरीर पर लाल रंग का डूकी हुई तुरंत एक ज्वाला हाथ में संघनित हो गया, जो हिंसक रूप से बाहर निकल गया। ज्वाला हाथ ने नीले रंग के आग के गोले को लपेटा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। पहली ही बातचीत से ये स्पष्ट था कि यानसी के पास ताकत के मामले में थोड़ा फायदा था। मैं उन्हें रोक लूंगा, तुम लोग स्वर्गीय ज्वाला को खोजो और फिर भागने का रास्ता खोजो। यून यून, उनमें से एकमात्र डू सम्राट होने के नाते इतने सारे मजबूत विरोधियों के सामने अंतिम उपाय का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनकर गूहे ने भारी सिर हिलाया, फिर जल्दी से यून यून की आड़ में भाग गया। यहाँ वापस आ जाओ। गूहे और उसके समूह की हरकतों को देखकर यानसी और अन्य लोग गुस्से में दहाड़ने लगे और हमला कर दिया। हालांकि यून यून ने आसानी से हजारों नीले हवा के ब्लेड बुला लिए, जिनमें से हर एक में भयानक दबाव था। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ, उसने शांति से कहा। हालांकि गतिरोध के दौरान यून यून अचानक रुक गई। उसने उत्तर पश्चिम की ओर देखा और बड़बड़ाया, 2 और लोग आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पीछे हटने का समय आ गया है। अपने नीले डूकी हुई पंखों को अपने पीछे फैलाते हुए यून यून एक काली रोशनी की लकीर में बदल गई और जल्दी से गायब हो गई। वह पवित्र शहर से भाग गई, लेकिन जल्द ही फिर से उसका पीछा किया गया। 5 लोगों से घिरी यून यून की लड़ाई की मंशा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उसने अपनी लंबी तलवार खींची, उसकी हरकतें निगल की तरह हल्की थीं, और उसने तेजी से सबसे नजदीकी व्यक्ति पर हमला किया। हरे वस्त्र पहने सांप व्यक्ति पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लानत है। यून यून के अचानक हमले से लेकर 5 लोगों में से एक के पीछे हटने तक मुश्किल से 10 सेकंड ही बीते थे। जब बाकी लोगों को होश आया तो हरे वस्त्र पहने सांप व्यक्ति, जो सांप लोगों की जनजाति में शीर्ष रैंक में था, पहले से ही घायल हो चुका था और अस्त व्यस्त अवस्था में पीछे हट रहा था। वह बहुत तेज है, उससे अकेले मत लड़ो। 5 सांपों की जहरीली मौत की मोहर बनाओ। घायल हरे वस्त्र पहने सांप व्यक्ति को देखकर भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने उदास स्वर में चिल्लाया। फिर जैसे ही उन 5 ने मुहर बनाई, एक मन चमकती हुई ऊर्जा बाधा कहीं से प्रकट हुई, जिसने उन्हें कसकर अपने भीतर घेर लिया। 5 सांपों की जहरीली मौत की मुहर, सक्रिय हो जाओ। एक पल में एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्तंभ अचानक आकाश में दिखाई दिया। विशाल ऊर्जा स्तंभ ने मंथन करना शुरू कर दिया और एक पल में ऊर्जा स्तंभ 10 मीटर लंबे हरे ऊर्जा सर्प में बदल गया। यून यून ने हरे सर्प के साथ युद्ध किया और अधिक से अधिक सर्प लोग लड़ाई में शामिल होते रहे। हरा सर्प असाधारण रूप से शक्तिशाली नहीं था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाला था। अगर यह जारी रहा तो 10 डुआन भी इसे खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इस समय आकाश से एक धीमी आवाज आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब हम फिर से मिलेंगे तो तुम इतने खतरे में होगे। यून यून को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 100। अचानक यून यून ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसने अविश्वास में देखा, केवल गुफी की गहरी काली आंखों से मिलने के लिए, जो हवा में चल रहा था। उसने अपनी उंगली से शून्य को हल्के से टैप किया और उसकी उंगलियों से एक ज्वाला निकली। विशाल हरा ऊर्जा सर्प ज्वाला को छूने से हिंसक रूप से छटपटाने लगा और कुछ ही सांसों में पूरी तरह से गायब हो गया। उनके संयुक्त हमले के टूटने के साथ सांप लोगों की जनजाति के 5 डू राजाओं को गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। मोबासी को डर और संदेह का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 20। क्या आप इस व्यक्ति को बचाने के लिए यहाँ हैं? गूफी ने उस पर एक ठंडी नजर डाली और एक विशाल दमनकारी शक्ति बाहर निकल आई। सांप लोगों की जनजाति के 5 डू राजाओं ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। यांगसी को डर का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 5। सर, हम इस दिन का हिसाब याद रखेंगे। यांगसी और अन्य लोगों ने अपनी दुखी हुई वापस ले ली, एक कठोर शब्द छोड़ा और फिर आसपास के सांप लोगों को हार में ले गए। यून यून को कृतज्ञता का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। यून यून को उत्साह का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने मुझे फिर से बचा लिया। मैं उसका बदला कैसे चुकाऊं? गूफी को पहचानने के बाद से यून यून की नज़र कभी उससे हटी ही नहीं। यून यून को कृतज्ञता और स्नेह का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। ये व्यक्ति कौन है? इतना छोटा, फिर भी उसके पास इतनी भयानक शक्ति है।
दूर से जल्दबाजी में भागते हुए गूहे ने स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को देखा और पहली बार उसके शांत चेहरे पर एक बड़ी लहर उठी। गूहे को झटका और भ्रम का अनुभव हुआ। भावना मूल्य जोड़ 50 अध्याय 50 सांप लोगों की जनजाति की विरासत। फिर भी कोई मुकाबला नहीं। हवा में लटकी हुई आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और यून यून की खूबसूरत आंखें एक विशेष रोशनी से चमक उठी क्योंकि उसे पहली बार आश्वासन की भावना महसूस हुई। यून यून को आश्वासन की भावना का अनुभव हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100 मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की नेता के रूप में वह हमेशा अपने दम पर हजारों लोगों की रक्षा करने वाली रही थी। वह पहले कभी इस तरह से सुरक्षित नहीं थी और ऐसा केवल 2 बार हुआ था, गूफी की वजह से। इसके अलावा गूफी के पास एक युवा रूप और ऐसी दुर्जय ताकत थी। यून यून को कृतज्ञता की भावना का अनुभव हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100 गूफी यून यून के बगल में उतरी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, यून यून ने ईमानदारी से उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। यून यून ने स्नेह का अनुभव किया। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी ने उसे एक हल्की मुस्कान दी। हमेशा की तरह शांत और निर्मल दिख रही थी, उस प्रमुख व्यक्ति के विपरीत जिसने अभी अभी उसकी जमकर रक्षा की थी। यून यून ने उसकी आंखों में देखा, उसकी निगाहें चमकीली थीं और उसने अपना काला हुड नीचे कर लिया। शुरू में उसने सोचा था कि उनके आखिरी बिछड़ने के बाद वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। यून यून ने लालसा का अनुभव किया। भावना मूल्य जोड़ 100। अप्रत्याशित रूप से खतरे के इस क्षण में ये गूफी ही थी जिसने उसे एक बार फिर बचाया था। इस क्षण में गूफी के लिए यून यून की भावनाएं लगभग उमड़ रही थीं। हालांकि वह अपने भीतर उठ रही भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, लेकिन वह उसके करीब रहना चाहती थी। हालांकि ज़ियाई जियान और किंगलिन के विपरीत, जिनके पास कोई बोझ नहीं था और जो उसके साथ रह सकते थे, यून यून के पास नेतृत्व करने के लिए एक पूरा संप्रदाय था। ये कुछ भी नहीं है, गूफी ने शांत मुस्कान के साथ कहा। अगर सिस्टम के भावना मूल्य संकेत नहीं होते तो गूफी ने यून यून के मूड में उतार चढ़ाव को कभी नहीं देखा होता। वह गर्म हथेली फिर से उसकी पीठ पर दबाव डालती हुई प्रतीत हुई, जिससे उसका दिल कांप उठा। सिस्टम के संकेत सुनते ही गूफी क्षण भर के लिए रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, ऐसी चीजें जिन्हें वह चाहकर भी नहीं छोड़ सकती थी। यून यून मोह का अनुभव करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। उसके लिए उसकी भावनाएं केवल स्नेह से परे थी, कुछ और भी था। वह उसके बगल में शांति से खड़ी थी। उसका चेहरा काले हुड के नीचे ठंडा और महान था, उसके लंबे बाल नीचे की ओर झर रहे थे। यून यून ने खुशी का अनुभव किया। भावना मूल्य जोड़ 100। यून यून द्वारा प्रदान किए गए भावना मूल्यों के माध्यम से गूफी ने उसके कुछ विचारों को समझा। उसे यून यून को सब कुछ छोड़ने और उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी संक्षिप्त बातचीत के बाद गूफी जाने के लिए तैयार था। उसके और यून यून दोनों के पास अनुसरण करने के लिए अपने अपने रास्ते थे और उनकी नियति ने केवल इस संक्षिप्त प्रतिच्छेदन की अनुमति दी थी। इसके बाद वे अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे, जैसे 2 रेखाएं जो फिर कभी नहीं मिलेंगी। गूफी ने इन विचारों को आवाज न देने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि यून यून समझ जाएगी, भले ही वह न चाहे। दूसरी तरफ स्नैक पीपल ट्राइब के सदस्य, जो पहले बहुत घमंडी थे, अब इस रहस्यमयी शक्ति को डर से देखते थे, लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार गूफी की ताकत उनकी कल्पना से परे थी। यहाँ तक कि 5 डू राजाओं के संयुक्त हमले 5 सांप जहर सील को भी इस आदमी ने आसानी से तोड़ दिया था। जब तक जनजाति के उन बुजुर्गों ने हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक किसी ने भी अपनी जान देने की हिम्मत नहीं की। सांप लोगों की जनजाति के पुराने नेताओं में से एक, येन शे, पवित्र शहर में वापस जाने से पहले गूफी को घबराहट के साथ देखता था। यून यून के साथ अपनी बातचीत खत्म करने के बाद गूफी एक पल के लिए चुप हो गया। यून यून जानती थी कि गूफी जाने वाला है, लेकिन वह उसे रोक नहीं सकती थी। यून यून अनिच्छा का अनुभव करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। लेकिन जैसे ही उसने गूफी को जाने की तैयारी करते देखा, वह अचानक रुक गया। यून यून भ्रम का अनुभव करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उसने उसे चुपचाप सूचित किया, कुछ पुराने राक्षस अपने छोटे जनजाति सदस्यों का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। उसने अभी अभी महसूस किया था कि सांप लोगों की जनजाति के पवित्र शहर में 4 निष्क्रिय डू सम्राट आभा अचानक चलने लगे थे।
मूल रूप से चाहे वे स्नैक पीपल जनजाति के साथ कैसे भी लड़े हों या उनके कितने ही लोगों को गूहे और यून ने पवित्र शहर में मार डाला हो, उन चार सम्राट आभाओं ने कोई हरकत नहीं की थी। गूफी को अच्छी तरह से पता था कि ये चार लोग कौन थे। वे स्नैक पीपल जनजाति की रीढ़ थे। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र के कारण वे शायद ही कभी कोई महत्वपूर्ण क्षण होने पर कार्रवाई करते थे। वे लड़ने से बचते थे क्योंकि इससे उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा खत्म हो जाती थी। यही कारण था कि वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे थे। यून ने भौहें सिकुड़ी और दूर के आसमान की ओर सर्प जनजाति के पवित्र शहर की दिशा में देखा। हालांकि वह दू सम्राट के स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन वह उन चार बुजुर्गों से बहुत कमतर थी। वह केवल एक शक्तिशाली और दबंग आभा को तेजी से पास आते हुए महसूस कर सकती थी। मेरे स्नैक पीपल जनजाति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, एक तीखी आवाज गूंजी। पास के स्नैक पीपल जनजाति के सदस्यों ने ऊपर देखा। उनके चेहरे खुशी और श्रद्धा से भर गए। वे चार बूढ़े राक्षस आखिरकार आगे बढ़ रहे हैं, है न? गूफी ने सोचा कि उसने चार बुजुर्ग सर्प महिलाओं को शहर से तेजी से उड़ते हुए देखा। एक पल में चार बेहद दमनकारी आभाएं चारों ओर से घिर गईं। जैसे ही चार सख्त दिखने वाली बुजुर्ग सर्प महिलाएं हवा में मदरा रही थीं, उनके पीछे उनके डूखे उपंख बन रहे थे। उनकी आंखें गूफी पर केंद्रित थीं। गूफी के पास खड़े होकर यून ने अविश्वास में बड़बड़ाया, चार दू सम्राट और सर्प पीपल जनजाति अपनी संयुक्त आक्रमण तकनीकों के लिए जानी जाती है। चारों की संयुक्त शक्ति एक अकेले दू सम्राट से कहीं ज्यादा है, यहाँ तक कि दू पूर्वज स्तर तक पहुंचती है। ये बुरा है, यून ने अपने नाजुक चेहरे पर चिंता के भाव के साथ कहा। उसने गूफी की ओर उत्सुकता से देखा। वह अकेली इन चारों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस बीच गूहे और उसका समूह, जिसने पहले सोचा था कि गूफी के हस्तक्षेप की बदौलत लड़ाई जीत ली गई थी, भी पीला पड़ गया। सर्प जनजाति के बारे में उन्होंने जो जानकारी एकत्र की थी, उसमें इन चार दू सम्राटों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं था। उन्होंने सर्प जनजाति की इतनी दुर्जय विरासत की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा गूहे के अनुभव से ये स्पष्ट था कि ये चार साधारण दू सम्राट नहीं थे, वे कुलीन वर्ग में से थे। इनमें से एक भी दू सम्राट गूहे के समूह को आसानी से कुचल सकता था। बड़ी सर्प पीपल जनजाति सेना और सर्प पीपल जनजाति के 8 कुलों का तो कहना ही क्या, जो अभी भी अपने नियंत्रण में थे। इस स्थान के करीब गूहे को जल्दी पीछे न हटने का पछतावा हुआ। उसने आह भरी, ये जानते हुए कि अब भागना लगभग असंभव होगा। हालांकि जब यून, गूहे और अन्य लोग चिंतित थे, गूफी का चेहरा शांत था। चार दू सम्राटों के अचानक प्रकट होने के बावजूद भी कोई परेशानी के संकेत नहीं दिखा रहा था। अध्याय 51, क्या हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा? संयुक्त आक्रमण कौशल वाले चार दू सम्राट दुर्जय थे, और यदि यह एक साधारण दू पूर्वज होता तो उन्हें उलझने से पहले 2 बार सोचना पड़ता। हालांकि गूफी कोई साधारण दू पूर्वज नहीं था। भले ही चार दू सम्राट अपने संयुक्त कौशल से अपनी युद्ध शक्ति को काफी बढ़ा सकते थे, लेकिन वे गूफी के लिए कोई खतरा नहीं थे। आसमान में चार बूढ़ी सांप महिलाएं जो सावधानी से अपने असामान्य रूप से युवा प्रतिद्वंद्वी को देख रही थी, उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रही थी। श्रृंखला बनाओ। अचानक बूढ़ी महिलाओं में से एक चीखी और चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक कदम आगे बढ़ा दिया। अगर गूफी की ताकत इतनी जबरदस्त नहीं होती तो उन्हें पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि जिस क्षण उनका सामना गूफी से हुआ, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें चेतावनी दी कि गूफी बेहद खतरनाक है, जिससे उन्हें शुरू से ही अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। एक ठंडी हरी रोशनी पूरे आसमान में फैल गई, जिससे गूहे और उसके समूह की आंखों में डर दिखाई देने लगा। डर के मारे सांप लोग जल्दी से पीछे हट गए। गूफी ने केवल तमाशा देखा। हरी रोशनी अचानक गूफी की ओर बढ़ी। यह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि यह एक पल में गूफी के दिल को भेद देगी। यून की चिंता बढ़ गई। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। उसने केवल अपना दाहिना हाथ उठाया और हरी रोशनी अचानक उसकी हथेली तक पहुंचने से पहले ही रुक गई। स्नैक एल्डर का खौफ बढ़ जाता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। अपनी कलाई के हल्के से झटके से हरी रोशनी दिशा बदल देती है, कई महीन रेखाओं में बदल जाती है जो चार बूढ़ी सांप महिलाओं की ओर जाती हैं। चार बूढ़ी महिलाओं ने घबराकर बचने की कोशिश की, लेकिन वे अभी भी हमले से घायल थीं। मुंह से काला खून निकल रहा था। चार दू सम्राट स्वाभाविक रूप से गूफी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे और आसानी से उससे हार गए। स्नैक एल्डर का खौफ बढ़ जाता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100।
गूहे का सदमा बढ़ जाता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 50। रानी मेडुसा का गुस्सा बढ़ जाता है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। हालांकि अगले ही पल गूफी ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं, जिससे यून यून ने चिंता से उसकी ओर देखा। उसे अपनी आस्तीन में हल्का दर्द महसूस हुआ, हल्का लेकिन ध्यान देने योग्य। 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर भले ही चंचल हो, लेकिन वह उसके साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करेगा। शायद इसलिए कि गूफी ने स्नैक पीपल जनजाति के 4 बुजुर्गों पर हमला किया था। रानी मेडुसा की भावनाएं अत्यधिक क्रोध से भर गईं। इस भावना ने अस्थायी रूप से 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा को दबाने में मदद की, जिससे मेडुसा को शरीर पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली। गूफी समझ गया कि पिछली घटना में संभवतः रानी मेडुसा का हस्तक्षेप शामिल था। उस शुरुआती भयानक हमले के बाद गूफी ने दूसरा हमला नहीं किया। वह बस वहीं खड़ा रहा, उन्हें ठंडे दिमाग से देखता रहा। मुझे फिर से रोको और तुम मर जाओगे। गूहे और उसका समूह अभी भी सदमे से लड़खड़ा रहा था, अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सका। गूफी बस बहुत ही राक्षसी थी। यून यून गूफी की स्वर्ग विरोधी ताकत को कई बार देख चुकी थी। वह दूसरों की तरह हैरान नहीं थी। उसने बस अपने आप से सोचा कि यह आदमी फिर से मजबूत हो गया है। इस समय गूहे दूर से एहसास की एक झलक देख रहा था। यून यून और गूफी की स्पष्ट परिचितता को देखकर उसे कुछ याद आ गया। खुद से बुदबुदाते हुए उसने कहा, यून यून इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से जानती है। क्या ये हो सकता है कि पहले की गोली उसे इस युवक ने दी थी? लेकिन इतना कम उम्र का व्यक्ति ऐसी उत्तम गोली को कैसे परिष्कृत कर सकता है? गूहे का आश्चर्य बढ़ गया। इमोशन पॉइंट्स जोड़ 50। वह इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन स्थिति से ऐसा लग रहा था कि यह सच था। सच में गूहे हमेशा गुप्त रूप से यून यून की प्रशंसा करता था और उसका हीरो बनने का सपना देखता था। ये जानते हुए कि उसकी ताकत उससे कम है, उसने अपनी कीमिया कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। खुद के बजाय किसी और को उसे बचाते हुए देखकर वह कड़वाहट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन वह एक साधारण नश्वर गूफी जैसी राक्षसी प्रतिभा की तुलना कैसे कर सकता था? गूहे को उदासी की गहरी भावना महसूस हुई। इस बीच यून यून बहुत देर तक हिचकिचाती रही, अपने होंठ हल्के से काटती रही, फिर आखिरकार बोली। उसकी आवाज़ झिझक से भरी हुई थी, क्या हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा? मेरा मतलब है, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? क्या मुझे वहाँ जाने का मौका मिलेगा? यून यून ने गूफी से बहुत संयमित तरीके से बात की। यून यून की चिंता बढ़ जाती है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। भले ही वह जानती थी कि गूफी क्या जवाब देगा, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी और उसका जवाब सुनना चाहती थी। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण थी। यून यून की प्रत्याशा बढ़ जाती है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। तुम्हारे पास व्यस्त रखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मुझे डर है कि अगली बार तुम्हें दूर की यात्रा करने का अवसर नहीं मिलेगा। अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। गूफी मैंने उसके सामने खड़ी ठंडी महिला को देखा। उसकी आंखें थोड़ी कांप रही थीं, उसका नाजुक चेहरा एक शांत भाव दिखा रहा था, हालांकि उसकी स्पष्ट आंखों में एक सूक्ष्म अपेक्षा छिपी हुई थी। उसने उसे कुछ हद तक क्रूरता से उत्तर दिया, हालांकि गूफी ने अपने शब्दों में थोड़ी जगह छोड़ दी। उसकी कोमल लेकिन अस्वीकार करने वाली प्रतिक्रिया ने यून यून को उजाड़ की एक क्षणिक भावना महसूस कराई। यून यून की उदासी बढ़ जाती है। भावना अंक जोड़ 100। अपने जीवन में वह जियामा साम्राज्य में रही। उसने कम उम्र में ही काफी सफलता हासिल की थी। एक महिला के रूप में एक प्रमुख संप्रदाय की नेता बन गई और एक दू सम्राट के दायरे में पहुंच गई। हालांकि वह किसी से कम नहीं थी और सभी से ऊपर थी, लेकिन वह बहुत सम्मानित थी, अनगिनत शिष्यों द्वारा प्रशंसा की जाती थी और उसके नाम यून यून के लिए पूजनीय थी। पीछे मुड़कर देखें तो उसने गौरव का जीवन जिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वे उपलब्धियां लाभ नहीं थी, शायद वे वही चीजें थी जो उसे पीछे रखती थी। अगर वह संप्रदाय की नेता नहीं होती बल्कि एक साधारण व्यक्ति होती, तो क्या वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिल की बात मान पाती? क्या वह इस समय गूफी का पीछा कर सकती थी और पीछे देखे बिना ही चली जाती? यून यून की भावनाएं जटिल थीं क्योंकि वह गूफी को गहराई से देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें अनाम भावनाओं से भर रही थीं। यून यून की अनिच्छा बढ़ जाती है। भावना अंक जोड़ 100। फिर वे दोनों अलग हो जाते हैं। ... छोटे बच्चे, तुम्हें अच्छा व्यवहार करना होगा, नहीं तो मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। यून यून को विदा देने के बाद गूफी एक सुनसान जगह पर गया और अपनी आस्तीन से छोटे सांप को निकाला।
जो जैक की तरह ठंडा था। उसने छोटे सांप को अपनी हथेली में रखा, उसे आंखों के स्तर पर उठाया, उसे गौर से देखा। गूफी की निगाह को भांपते हुए 7 रंगों वाले छोटे सांप ने भी अपना छोटा सिर ऊंचा उठाया। उसकी हल्की बैंगनी आंखें बुद्धिमत्ता से भरी हुई थीं। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, उसकी ठंडी कांटेदार जीभ बाहर निकल रही थी, और उसका शरीर गूफी के चेहरे की ओर झुका हुआ था, मानो उसके गाल चाटने की कोशिश कर रहा हो। वह पूरी तरह से मासूम और मूर्ख लग रहा था। इस समय ये स्पष्ट था कि 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा शरीर पर नियंत्रण कर रही थी। हालांकि गूफी जानता था कि रानी मेडुसा की दबी हुई आत्मा अभी भी बाहर हो रही हर चीज को देख सकती है। लेकिन गूफी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी ताकत इतनी थी कि उसे डर नहीं था कि रानी मेडुसा कोई चाल चल सकती है। इसके बाद गूफी वापस उस जगह पर आ गया जहां जियोई-जियान और किंगलिन थे। शेर राजा की सुरक्षा के कारण सांप लोग अपने पवित्र शहर की रक्षा के लिए लगातार भाग रहे थे। जियोई-जियान और किंगलिन बहुत सुरक्षित रहे, किसी भी सांप लोगों ने उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। छठी रैंक का उड़ने वाला जादुई जानवर और उसका रहस्यमय मालिक सांप लोगों के दिलों में सबसे अधिक भयभीत अस्तित्व बन गया था। जब गूफी वापस लौटा तो जियोई-जियान ने उसके अच्छे मूड को देखा। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा लगता है कि तुमने स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त कर ली है। गूफी ने सिर हिलाया और जियोई-जियान की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। जियोई-जियान की खुशी बढ़ गई। इमोशन पॉइंट्स जोड़ 100 नीलम पंख वाले शेर राजा ने फिर उन तीनों को पवित्र शहर से दूर ले गया। गूफी ने ग्रीन लोड स्कोरफ्लेम को परिष्कृत और अवशोषित करने के लिए एक शांत जगह खोजने की योजना बनाई। अध्याय 52। यह महिला बस बहुत आकर्षक है। ये जगह है। एक उपयुक्त गुफा खोजने के बाद गूफी ने शेर राजा को धीरे धीरे जमीन पर उतरने का निर्देश दिया। फिर उसने शेर राजा से कहा कि वह लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन पर नजर रखे, उनके क्षेत्र के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा अवरोध स्थापित करे। वह चिंतित था कि स्वर्गीय ज्वाला के सम्मिलन से ऊर्जा में उतार चढ़ाव उन पर प्रभाव डाल सकता है। तुम दोनों यहाँ मेरा इंतजार करो। स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गूफी ने गुफा में प्रवेश करने और अपने भंडारण रिंग से कमल की सीट निकालने से पहले कहा। कमल के ऊपर एक छोटी हरी ज्वाला चुपचाप जल रही थी। इसके निकलने वाले दबाव से ही पास में मौजूद एमेथिस्ट विंगलान किंग डर से कांप उठा। उसकी आंखें आतंक से चमक उठीं। मूल कहानी में याओ लाओ की मदद से भी जियोयान ग्रीन लोड स्कोरफ्लेम को फ्यूज करने की प्रक्रिया से बमुश्किल बच पाया था। हालांकि गूफी को ऐसी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि यह ग्रीन लोड स्कोरफ्लेम सी हॉट फ्लेम से भी कमजोर थी। समुद्र की तरह गहरे और शांत सी हॉट फ्लेम उसके हाथों में भयंकर रूप से जलती हुई ग्रीन लोड स्कोरफ्लेम के साथ मिल गई। अपने बालों को हवा में लहराते हुए गूफी ने शांति से 2 ज्वालाओं के भयंकर सम्मिलन को देखा। उसका भाव शांत था। आधे दिन बाद गूफी के हाथों में एक नए प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला का जन्म हुआ। इस नई स्वर्गीय ज्वाला के निर्माण ने गूफी के डूक्यूई में बहुत अधिक ऊर्जा वापस पहुंचाई। गू दायरे को छोड़ने के बाद से उसने जो प्रशिक्षण और संचय किया था, उसके साथ साथ वह अब डू वेनेरेट दायरे तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। 9 सितारा डू पूर्वज। गूफी ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। गूफी से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर निकली जो सभी दिशाओं में फैल गई। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो उनमें से चमक की एक चमक गुजरी और उसकी आभा और भी अधिक बढ़ गई। ग्रीन लोड स्कोरफ्लेम को सी हॉट फ्लेम से दबाने से शोधन प्रक्रिया पहले से भी अधिक आसान हो गई। गूफी ने अपनी दाहिनी हथेली उठाए और बिना हवा के एक नीली लौ प्रज्वलित हुई। अपने शरीर के भीतर ठोस और प्रचुर ऊर्जा को महसूस करने के बाद वह एक पल के लिए रुका और फिर सिस्टम के विशेषता पैनल को बुलाया। डू तकनीक, फ्लेम डिवोरिंग केज उच्च पृथ्वी स्तर, सनफिंगर मध्य पृथ्वी स्तर, हेवनली स्टार स्टेप्स उच्च पृथ्वी स्तर आंदोलन तकनीक। आत्मा, प्रारंभिक आत्मा क्षेत्र। साधना विधि, महान ज्वाला हृदय सूत्र निम्न स्वर्ग स्तर। साधना 9 सितारा डू पूर्वज। आयु 16। शारीरिक बनावट स्तर 78। योग्यता स्तर 101। मेजबान गूफी। कीमिया 7 सितारा शिखर। स्वर्गीय ज्वालाओं का विलय, समुद्री हृदय ज्वाला और हरा कमल कोर ज्वाला। संचित भावना अंक 14930। TLN स्थिति पैनल अंततः फिर से प्रकट होता है। गूफी की नज़र अंतिम पंक्ति पर पड़ी और वह संचित भावना बिंदुओं से काफी संतुष्ट था। गू क्षेत्र छोड़ने के बाद से उसने पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इन कुछ ही महीनों में अधिक भावना अंक प्राप्त किए थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग बहुत भाग्यशाली थे, जो उसे गू दायरे में रहने के समय की तुलना में कहीं अधिक भावना अंक प्रदान करते थे। हालांकि भले ही भावना अंक प्रचुर मात्रा में लग रहे थे, लेकिन उसके वर्तमान संवर्धन के लिए आवश्यक राशि भी पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। उसकी शक्ति में सुधार करने की दहलीज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिसके लिए अधिक से अधिक भावना अंकों की आवश्यकता थी। गूफी ने अपनी साधना पद्धति को उन्नत करने से पहले अधिक अंक जमा करने की योजना बनाई। जहां तक उसके कीमिया कौशल का सवाल है, जबकि पेनल ने संकेत दिया कि वह वर्तमान में 7वें रैंक के शिखर पर था, गूफी लंबे समय से 8वें रैंक की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी विशाल आत्मा शक्ति पहले ही आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। कीमियागरों के क्षेत्र में आत्मा को 4 स्तरों में विभाजित किया जाता है: नश्वर, आत्मा, स्वर्ग और सम्राट। प्रत्येक स्तर को आगे 3 उपस्तरों में विभाजित किया जाता है: प्रारंभिक, मध्य और देर से। आत्मा क्षेत्र में पहुंचने का मतलब था कि एक कीमियागर 8वीं रैंक की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, जबकि स्वर्ग क्षेत्र 9वीं रैंक की गोलियां बना सकता था, और सम्राट क्षेत्र सम्राट रैंक की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, एक ऐसा स्तर जिस तक प्राचीन काल से कोई नहीं पहुंच पाया था। गूफी की आत्मा शक्ति पहले ही आत्मा क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ने और 8वें रैंक का कीमियागर बनने के लिए केवल 8वीं रैंक की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। जब गूफी इन बातों पर विचार कर रहा था, तो 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर अचानक उसकी आस्तीन से बाहर निकल आया और चंचल तरीके से उस पर फुफकारने लगा। उसने अपना सिर उसके हाथ पर टिकाया, ऐसा लग रहा था कि वह भूखा है। छोटा, क्या तुम भूखे हो? गूफी ने हंसते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से कोरफायर लोड सीड निकाला और उसे छोटे सांप को दिया। 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर नाराज हो गया। इमोशन पॉइंट्स जोड़ 5-0। छोटे सांप ने छोटे कमल के बीज को तिरस्कार से देखा, मानो कह रहा हो, यह मुझे भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि चूंकि गूफी ने उसे पहले ही दे दिया था, इसलिए उसने अनिच्छा से उसे निगल लिया। वास्तव में इसके अप्रभावी रूप के बावजूद कोरफायर लोड सीड एक दुर्लभ वस्तु थी जिसे बनने में 100 साल लगे, जिसमें अपार ऊर्जा थी। यहाँ तक कि डू सम्राट स्तर के विशेषज्ञ को भी इसे खाने से बहुत लाभ होगा। बीज को निगलने के बाद छोटे सांप का शरीर हिंसक ऊर्जा से भर गया। उसका पेट थोड़ा सूज गया क्योंकि वह ऊर्जा को पचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। छोटे, ऐसा लगता है कि तुम्हें इसे पचाने में परेशानी हो रही है। क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? छोटे सांप के थोड़े सूजे हुए पेट को देखकर, जो कि हास्यास्पद लग रहा था, गूफी मुस्कुराया और उसके पेट को सहलाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह मदद करने वाला था, 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर से अचानक तीव्र प्रकाश का विस्फोट हुआ। प्रकाश फैल गया, छोटे सांप को अपने बीच में समाहित कर लिया, जिससे गूफी की आंखें सिकुड़ गईं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके हाथ में छोटा सा सांप तेजी से आकार में बढ़ रहा है। साथ ही ये और भी नर्म और अधिक नाजुक होता जा रहा था। कुछ ही क्षणों बाद गूफी के दाहिने हाथ में खालीपन की जगह कुछ नर्म और लचीला महसूस हुआ। उसके हाथ के नीचे की चिकनी, नाजुक अनुभूति किसी महिला के कोमल शरीर को छूने जैसी थी। गूफी को अचानक एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति बेहद अजीब हो गई। ऐसा लगता है कि मेडुसा की आत्मा ने अस्थायी रूप से उस पर कब्जा कर लिया है। गूफी ने धीरे से अपना सिर नीचे किया, अपनी बाहों में महिला से आंखें मिलाईं। 2 चमकदार, भयंकर आंखें उसे घूर रही थीं, जो गुस्से और धीरे धीरे बढ़ती हत्या की मंशा से भरी हुई थीं, जो गूफी की रीढ़ की हड्डी में हजारों तीखे ब्लेड की तरह रेंग रही थीं। मेडुसा क्वीन को गुस्सा आ रहा है। इमोशन पॉइंट्स जोड़ 1-0। उसकी आंखें ऊपर की ओर झुकी हुई थीं, उसके लाल होंठ कसकर एक दूसरे से चिपके हुए थे। उसके क्रोध के बावजूद उसकी हर हरकत में एक अनूठा आकर्षण था। उसकी एक तीखी नज़र ने गूफी को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। जैसे ही उसने उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे को देखा, जिसे केवल दूसरी दुनिया के रूप में वर्णित किया जा सकता था, गूफी को दूर देखना मुश्किल हो गया। उसका चेहरा गर्म हो गया। ये लगभग अलौकिक सुंदरता स्वर्ग द्वारा गढ़ी गई एक उत्कृष्ट कृति की तरह थी, जो अपने गुस्से में भी एक जबरदस्त आकर्षण बिखेर रही थी। यह महिला हर पुरुष की इच्छा का अवतार थी। इस क्षण वह मेडुसा क्वीन का नाजुक शरीर गूफी के शरीर से सटा हुआ था। उसकी कोमल त्वचा उसके शरीर से सटी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा उसकी आंखों के ठीक सामने था, जो उसे संवेदनाओं से अभिभूत कर रहा था। मेडुसा क्वीन को अपनी बाहों में इतनी अंतरंग स्थिति में लेटे हुए देखकर गूफी को आनंद की एक अद्वितीय लहर महसूस हुई। वह महसूस कर सकता था कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है,
उसका शरीर सख्त हो रहा है और कुछ ऊपर उठ रहा है।